हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AA वैदिक ज्ञान केडी पर। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेशर्स, आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका यही बेस है। अगर ये वीडियो आप समझ जाओगे और अच्छे से पढ़ लोगे, आगे जो जो आप टॉपिक पढ़ोगे बिल्कुल आपके क्लियर होते हुए जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो पढ़िएगा। ठीक है, ओके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, जल्दी से जाओ, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो और बेल आइकन आएगी साथ में, उसको भी दबा देना। उससे क्या होगा, जब हम अगली कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हम पढ़ेंगे आज सेल के बारे में, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट। जब लाइफ या हम कोई ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सेल के साथ ही इंट्रोड्यूस होते हैं। अगर हमें सेल के बारे में नहीं पता है तो हम आगे कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को पढ़िएगा, देखिएगा और नोट्स भी अच्छे से बनाइएगा। ओके, चलिए। तो सेल क्या होती है, सबने 10th या 12th क्लास में पढ़ा होगा। 10th से ही ये स्टार्ट हो जाता है तो उसमें पढ़ा होगा सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबने ये तो बिल्कुल रट लिया होगा। ठीक है, सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। और बिल्कुल सही बात है, सेल हमारी लाइफ की बिल्कुल बेसिक यूनिट है, क्योंकि हमें अगर ऊपर छत पे चढ़ना है तो सबसे पहले हमें नीचे वाली पैड़ी पर, जीने की पैड़ी पर पैर रखना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली सीढ़ी है, इसलिए इसको बेसिक यूनिट कहा गया है। ठीक है, तो सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सेल बेसिक यूनिट है। अब सेल होती क्या है, जब हमने सिस्टम, लेवल ऑफ सिस्टम पढ़े थे, बॉडी सिस्टम, उसमें हमने बताया था एक एटम से मिल करके मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। मॉलिक्यूल से मिल करके क्या बन रहे थे, मॉलिक्यूल से मिल करके सेल बन रही थी। ये हो गई सेल। अब सेल से मिल करके क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। कोई भी टिश्यू, ये हो गया एक टिश्यू। ठीक है, टिश्यू से मिल करके एक ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन हम ले लेते हैं, मान लो ये वाला ऑर्गन बन गया है, ये हो गया स्टमक। ये हमारा एक ऑर्गन बन गया, किससे, टिश्यू से मिल करके। अब ऑर्गन से मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बनके पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ये चेन चलती हुई आती है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, एटम से, पर वो एटम और मॉलिक्यूल्स को मिलाकर सेल बनती है, सेल। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेन स्टेज बोलते हैं। यही हमारी मेन होती है, इसी में ही हम बोलते हैं कि ये हमारी बेसिक यूनिट है। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम, सेल से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल्स हर कंपाउंड में रहते हैं। कोई बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग ले लो, आप लिविंग थिंग ले लो, पर लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेल को यूज़ करते हैं। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग होती तो वो कहाँ पे जाती, एटम से शुरू होती, कि एटम से फिर उसकी पूरी प्रोसेस अलग अलग हो जाती है। एटम से अदर कंपाउंड बना, मॉलिक्यूल्स बना, और जो भी कंपाउंड बनेगा वो एटम से शुरू होगा। पर जब लिविंग थिंग की बात होगी तो वो किस चीज़ से बनेगी, वो बनेगी सेल से। सेल से अब सब कुछ स्टार्ट होगा। सेल से टिश्यू कैसे बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बने। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे सेल की। स्टेज पता चल गई आपको कि सेल हमारी बेसिक यूनिट है, सेल से ही हमारी पूरी बॉडी तैयार होती है। इतनी बात आप जान लो। ठीक है, अब हम देखेंगे सेल की स्ट्रक्चर, उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। ठीक है, एक सेल की हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक सेल की स्ट्रक्चर होती है। पूरे बोर्ड पे ना बनाकर साइड में बना लेते हैं ना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम बनाते हैं यहाँ पे। इस तरीके से सेल की स्ट्रक्चर होती है।
सेल के बीचों बीच, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, NUCLEUS। इसको बोलते हैं हम, एक बोलते हैं ना कि बिना बैटरी के पंखा नहीं चल सकता, या बिना इन्वर्टर के लाइट नहीं जल सकती, या बिना बिजली की लाइट नहीं जल सकती। तो ये क्या है, एक मेन कंट्रोल सेंटर हो गया, सेल का कंट्रोल सेंटर है। ये बाकी सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, DNA, RNA, जिससे हमारी बॉडी मतलब क्या बोल सकते हैं, बॉडी जनरेट होती है, बनती है, प्रोड्यूस होती है। तो वो सेल ही क्या है, कंट्रोल सेंटर है, वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल सेंटर है किसका, सेल का। अब और दूसरा बना लेते हैं हम यहाँ पे इस तरीके का। ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, ये सेल का पावर हाउस कहलाता है। ये पूरी एनर्जी अपने अंदर स्टोर रखता है, जब सेल को ज़रूरत पड़ती है जो मतलब सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ली जाती है, इसको पावर हाउस बोला जाता है। अब यहाँ पे आ गया, इस तरीके की स्ट्रक्चर रहती है, ये देखिए आप, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो पार्ट होते हैं, RER, ऐसे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो पार्ट होते हैं। कैसे, रफ में क्या होता है, इनके ऊपर ऐसे डॉट डॉट बनी रहती है इस तरीके से, इन डॉट डॉट को क्या बोलेंगे, राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, हेल्प करता है, मदद करता है। जो राइबोसोम्स है प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, उसकी मदद कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं, जिनके ऊपर ऐसी डॉट डॉट नहीं बनी रहती, तो उसको हम कहीं भी बना सकते हैं इस तरीके से, जिसके ऊपर डॉट नहीं रहती, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसका क्या काम है, ये फैटी एसिड, फैट को और कैल्शियम, फैट की सिंथेसिस करता है और कैल्शियम को भी स्टोर करने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दूसरा, अब हमने कितने पॉइंट लिख लिए, ये सब लिख लिए। अब आ जाते हैं हम, एक और बनाते हैं इस तरीके से, कप शेप में, एक ऐसे कप शेप में होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, या फिर बोल देते हैं इसको गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे छोटी छोटी डॉट्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। ये छोटी छोटी डॉट क्या है, कुछ यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है और कुछ साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बनी हुई रहती है। ये राइबोसोम्स हैं, जो हमने वहाँ पे लिखा है, ये राइबोसोम्स ऐसे ही पूरे साइटोसोल में प्रेजेंट रहती है, राइबोसोम्स। गोल्गी बॉडी का क्या काम है, गोल्गी बॉडी करती है हेल्प, ये एसिड का जो भी सीक्रेशन बोल सकते हैं कि जो ये न्यूक्लियस से जेनेटिक मटेरियल DNA RNA है, उसके सीक्रेशन में ये मदद करती है, हेल्प करती है। ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है, एक जैसे राइबोसोम्स को, प्रोटीन को, या फिर किसी को
अंदर से बाहर लेके जाना हो, वो गोल्गी बॉडी का काम है, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। अब राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अब मैंने एक और चीज़ बताई, साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म। साइटोसोल साइटोप्लाज्म का मतलब है जो इस सेल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये क्या है? फ्लूइड है। ये सारा क्या है? फ्लूइड है। इस फ्लूइड को बोल रहे हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसके इधर वाली अंदर वाली सेल वॉल कहलाएगी, सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। और इसके जो बाहर के हिस्से वाली ये जो जगह है न्यूक्लियस की, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब, आप फ्रेशर्स हो, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता। मेम्ब्रेन क्या करती है? जैसे एक बॉल पर कवर चढ़ा हुआ रहता है या किसी भी चीज़ पर जो भी कवर बोला जाएगा वो मेम्ब्रेन कहलाता है। मेम्ब्रेन करता है प्रोटेक्शन का काम। ऐसे ही सेल की मेम्ब्रेन है, ऐसे ही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी हमने लिखे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ये जो साइटोप्लाज्म में फ्लूइड भरा हुआ है ये वाला, इसके अंदर कौन कौन सारी चीज प्रेजेंट है? ये सारी की सारी, ये भी, मतलब जो भी इसके, और इन सब चीजों को क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जितने भी ये आपको पॉइंट मैंने बताए उन सबको हम ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। अब आपसे बात की जाएगी कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उनके फंक्शन बताओ। तो आपको सबके फंक्शन एक एक करके पॉइंट में लिखने हैं। पहले ऐसा डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपने राइबोसोम का फंक्शन लिखना है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल सेंटर है, डायरेक्टर है, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का काम करती है। डीएनए आरएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको जैसे न्यूक्लियस हेडिंग आपने डाली, मैं आपको पूरे पॉइंट्स बताऊंगी। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो पूरे के पूरे नोट्स हमने ऑलरेडी फेसबुक ग्रुप AA वैदिक ज्ञान KD के नाम से फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाओ, वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस अगर हमने पॉइंट डाल लिया है, उसमें हमें सब कुछ लिखना है। ये क्या है? कंट्रोल सेंटर है। इसकी जो आउटर लेयर मतलब सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, न्यूक्लियस के प्रोटेक्शन का। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। कौन? डीएनए आरएनए प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप हेडिंग लिख रहे हो तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है। अभी हम एक एक करके सबको डीप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं बस ये बताना चाह रही हूँ, आप इससे फैमिलियर हो जाओ, जब हम पॉइंट इसके लिखें तो आपको समझ में आए, ठीक है। ये पूरी सेल हो गई। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑर्गेनेल्स। किसमें प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ये सेल हो गई, ये फ्लूइड साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा पूरा। अब हम चलते हैं मेन बात कर लेते हैं इनके एक एक पॉइंट करके। सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहला पॉइंट हमने सेल के बारे में क्या लिखा? सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, सेल से क्या बन रहे थे? टिश्यू बन रहे थे। सेल के डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं
क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम नर्व सेल का। नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल एग्जांपल में लिया है हमने। तो नर्व सेल क्या है, जो हमारी नर्व्स, मतलब ये पूरी का पूरा सेंसेशन का काम करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। इंफॉर्मेशन एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पे देती है, फिर वापस रेस्पॉन्स लाती है, फिर जाके अपना काम करती है। कैसे, हमारी जब आप नर्व सेल पढ़ोगे उसमें दो चीजें आती है, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। बस आपको ये याद करने के लिए भी बताया जा रहा है, जब हम डीपली पढ़ेंगे तब आप इसको नोट करना है, इसको नोट नहीं करना है, बस याद रखना है। मोटर नर्व, मोटर नर्व। अब इन दोनों क्या है, इसके पार्ट हैं। सेंसरी नर्व कब काम आती है, मान लो यहां से हमारा हाथ यहाँ पे किसी जली हुई जगह पे रखा है, मतलब कुछ आग जल रही है, वहां पे हमने हाथ रख दिया, तो अब सेंसरी नर्व उसको सेंस करेगी कि यहाँ पे आग लगी हुई है, अब आपको अपना हाथ हटाना चाहिए। तो यहाँ से वो देखेगी कि आग लग चुकी है। अब सेंसरी नर्व कहाँ जाएगी, ब्रेन के पास जाएगी। यहाँ है ब्रेन, ये गई ब्रेन के पास, इंफॉर्मेशन लेके कि वहां पे आग लगी है, ठीक है। अब ब्रेन उस चीज को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद क्या होगा, ब्रेन रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। रेस्पॉन्स में वो बोलेगा कि वहां से हाथ हटा लिया जाए, तो वर्क करेगी मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स जाकर के हाथ को हटा लेगी। तो मतलब सेंसरी नर्व्स ने इंफॉर्मेशन दी ब्रेन को, ब्रेन ने रेस्पॉन्स किया, मोटर नर्व्स गई उसको ठीक करने के लिए कि वहां से वो चीज हटा ली जाए, ठीक है। तो ऐसे हमारा नर्व सेल पूरा काम करता है। अब नर्व सेल की जो शेप होती है, पूरी बॉडी में नर्व्स फैली रहती है, तो लॉन्ग शेप हो गई इसकी, लॉन्ग शेप। जो सेल है उसमें डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट साइज होता है। यहाँ मैंने लिखना भूल गई, सेल हैज डिफरेंट शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक है। डिफरेंट शेप में क्या है, बहुत लंबी है, साइज में भी बहुत लंबी है, ठीक है। और इसका कोई शेप नहीं हो सकता। शेप इसका क्यों नहीं हो सकता, ये पूरी बॉडी में एक जाल की तरह फैली रहती है। तो ये इसका बस इतना मतलब है बताने का कि हर टिश्यू अलग अलग परफॉर्म करता है। जैसे कि अब दूसरा एग्जाम्पल, ये हमने पहला एग्जाम्पल समझा, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल शीट लाइक ऑर्गेनिज्म, शीट लाइक ऑर्गेनिज्म। इपिथेलियल सेल मतलब हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में क्या होता है, इपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है, जिसकी शेप कैसी होती है, शीट लाइक। ये जैसे हमारा मान लो हाथ है, हाथ से नीचे की इपिथेलियल सेल रहती है, ठीक, वो सेल एक शीट की तरह काम करती है। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करवाने का काम करती है, प्रोटेक्शन। जहाँ भी इपिथेलियल सेल होगी उसकी जो शेप होगी वो शीट लाइक शेप होगी, ठीक है। और उसका फंक्शन क्या होगा, वो उस पार्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, ओके। तो इन दोनों का काम अलग है, शेप और साइज अलग है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग वही है, सेल ऑफ डिफरेंट टिश्यू, अलग अलग टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। बात क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेल किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको फैमिलियर करवा दिया है उसके ऑर्गेनेल से भी और जो उसकी स्ट्रक्चर है उससे भी। अब हम देखते हैं भाई सेल किस किस चीज से मिलकर बनी है। सेल इज मेड अप ऑफ तीन चीज से सेल मिलकर बनी हुई है। सबसे पहली सेल
सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म, थर्ड है न्यूक्लियस। तीनों चीज़ों से मैंने आपको फैमिलियर करवा दिया है। इन तीनों चीज से मिलकर सेल बनी हुई है। अगर सेल है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस होगा क्या, पूरा उसका कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस ही सब कुछ मतलब कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे, साइटोप्लाज्म में जो जो ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े थे। ऑर्गेनेल्स कौन कौन से ऑर्गेनेल्स थे हमारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप है, कौन कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ और स्मूथ। सेकंड है GOLGI, गोल्गी बॉडी। थर्ड राइबोसोम्स, फिर सेंट्रोसोम्स। कुछ पॉइंट्स और एक्स्ट्रा हैं तो सबके फंक्शन मैं आपको बताऊंगी। आगे आ जाते हैं, सेंट्रोसोम्स भी हो गया, माइक्रोसोम्स। सिक्स्थ माइक्रोसोम्स हो गया। सिक्स्थ पे आ जाते हैं हम, लाइसोसोम्स। सेवेंथ लाइसोसोम्स हो गया है, और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने टोटल 7 ऑर्गेनेल्स लिख लिए हैं। सातों के हम अलग अलग फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, के फंक्शंस लिख लिए हैं तो देखते हैं फंक्शन में पहला ऑर्गेनेल्स का फंक्शन क्या है। पहले में लिखा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो पार्ट हमने बताए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन विच सेपरेटेड बाय अ शेप। 2 मेम्ब्रेन है जो एक शेप से, मतलब आपस में क्या है, अलग अलग सेपरेटेड है एक शेप के द्वारा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में क्या है, इट कंसिस्ट राइबोसोम्स विच हेल्प प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अंदर क्या है, राइबोसोम्स कंसिस्ट है जो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। फैटी एसिड और स्टेरॉइड को क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। अब सिंथेसिस का मीनिंग कुछ बच्चों को नहीं पता होता। सिंथेसिस का मीनिंग होता है बनाना, उसको बनाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, कैल्शियम स्टोर।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम भी स्टोर किया जाता है। ये सब फंक्शन बताए जा रहे हैं ऑर्गेनेल्स के, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। गोल्गी एपरेटस बोल लो या फिर गोल्गी बॉडी बोल सकते हैं। ये कप शेप में बताई थी मैंने, जब स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में बताई है, कप शेप में इसकी शेप रहती है। कंटेन व्हीकल्स, के अंदर व्हीकल्स कंटेन रहते हैं। कंसंट्रेट प्रोटीन बिफोर देयर सिक्रेशन, मैंने इसका बताया कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन काम करती है, प्रोटीन को ले जाना, मतलब ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया, अब आ गया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। यहाँ पे लिख लो पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे बिजली घर होता है, बिना बिजली के कोई भी उपकरण नहीं चल सकता, उसी तरीके से बिना एनर्जी के हमारी बॉडी भी नहीं चल सकती। तो माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में few hundred to few thousand of one cell, एक सिंगल सेल में 1000 मतलब कि 100 हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं या फिर वो few hundred भी हो सकते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया few hundred भी हो सकते हैं या फिर 100 से ज़्यादा 1000 में भी हो सकते हैं। अब सेल की आप एक मन में आपके बात आती होगी कि सेल की शेप, सेल का साइज क्या होता होगा। तो सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट। तो हमारी बॉडी लाखों करोड़ों सेल से बनी हुई है। उस लाखों करोड़ों में से एक सेल को निकाल करके उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक सिंगल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी हजारों की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। तो सोचो, उसको तो हम अपनी नेक्ड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। और ये माइक्रोस्कोप के थ्रू ही पता की गई है इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है और कितने केमिकल जो भी है सब माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, एक सेल को भी। ठीक, टू मेम्ब्रेन बॉन्ड, दो मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, कुछ इस तरीके की, ऐसे करके। तो दो मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है, एक बाहर की मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन, आउटर और इनर। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड ट्यूब्यूल्स, इस तरीके से फोल्डेड रहती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, मैट्रिक्स सेंट्रल कैविटी, ये क्या होता है इसका, इस पार्ट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसके सेंट्रल पार्ट को मैट्रिक्स बोला जाता है। और फोल्डेड ट्यूब्यूल को हम क्रिस्टेई भी बोल सकते हैं। ये जो हमने फोल्डेड ट्यूब्यूल लिखा है इसको हम क्रिस्टेई भी बोल सकते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मेड अप ऑफ प्रोटीन, फास्फोलिपिड, आरएनए। किस किस चीज से मिलकर बन सकता है, प्रोटीन, फास्फोलिपिड और आरएनए से। इट कंटेन एंजाइम, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम हमेशा बॉडी की मदद करते हैं एक हाइड फॉर्म में। इनका नाम नहीं आता, जैसे कोई भी अगर आपकी मदद कर रहा है उसका नाम ना आ रहा हो, सिर्फ आपका नाम आता है। तो ये एंजाइम इस तरीके से ही होते हैं, बॉडी की ये हर एक जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें एंजाइम हर जगह प्रेजेंट होते हैं। आप सेकंड सेमेस्टर में क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, एचएमपी शंट पढ़ोगे, उसमें आपको सभी एंजाइम्स के नाम देखने को मिलेंगे। एक अभी मैं आपको एक पॉइंट, स्टार पॉइंट करके बता दूं, जितने भी अगर आपको एंजाइम के नाम अगर आपके बुक में आते हैं उसको पता करना है कि ये एंजाइम ही है। उस वर्ड के पीछे ASE लगता है तो वो हमारा एंजाइम होता है। ठीक है, जैसे काइनेज बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे एंजाइम है। तो वो सब क्या है, पीछे जिसके ASE लगा होगा वो एंजाइम होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या था, फंक्शन परफॉर्म सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। इसमें सेल्यूलर ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म किया जाता होता है। अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, ये लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन तीनों के बारे में मैंने आपको डायग्राम में नहीं उसमें पॉइंट किया है, बट अब यहाँ पे आप देखो लाइसोसोम्स की जो स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर,
न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी शेप कुछ ऐसे छोटे छोटे गोल गोल टाइप की होती है। इनका फंक्शन क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन्स बॉन्ड, कोई भी इसके अंदर और डबल बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या है? ब्रेक डाउन बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रीज एनगल्फ बाय द सेल। इस लाइसोसोम सेल के द्वारा बैक्टीरिया को और जो डैमेज ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको एनगल्फ कर लिया जाता है। एनगल्फ मतलब निगल लिया जाता है। मतलब ये एक बोल सकते हैं कि आत्महत्या बोल सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में बोला जाता है कि सेल का आत्महत्या घर कौन सा है, जहाँ पे सेल के कब्रिस्तान भी इसको बोला जाता है। आत्महत्या नहीं, कब्रिस्तान गृह, ठीक है। यहाँ पे डैमेज सेल की उसको रिपेयर तो नहीं होते, ये बाहर किए जाते हैं बॉडी से लाइसोसोम्स के द्वारा। डैमेज इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनेल्स ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट बाय द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के द्वारा जो डैमेज ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको तोड़ करके ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट किया जाता है, फिर उसको एक्सक्रीशन प्रोसेस से बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे सेल का क्या हो गया? कब्रिस्तान, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स की शेप होती है रोड शेप। ये बिल्कुल न्यूक्लियस के थोड़ा पास में होता है। रोड शेप इसकी ऐसे होती है। यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। सेल के यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से रोड शेप की, ठीक है। ये जूम करके मैंने यहाँ से दिखाया है। तो रोड शेप इसके हो गए। रोल इन सेल डिवीजन, सेल को डिवीजन करने में सेंट्रोसोम्स का काम होता है। अब आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट बने रहते हैं। स्ट्रेट होलो सिलेंडर्स, इट कंटेन सेल शेप। ये क्या करते हैं? सेल की शेप को कंटेन करते हैं, सेल की शेप को बनाने में हेल्प करते हैं। सेल की शेप मेंटेन रहे उसमें ये मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए ऑर्गेनेल के फंक्शन। अब आया था क्वेश्चन में क्या? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने सेल के बारे में तो पढ़ लिया। अब थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट देखते हैं। उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन ऑफ सेल। अब सेल के क्या फंक्शन है? सेल के फंक्शंस अलग होते हैं। ये तो सेल के जो हमने ऑर्गेनेल्स के फंक्शन बताए, सेल की स्ट्रक्चर बताई। सेल के फंक्शन हमने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आप पूरी सीक्वेंस वाइज अगर वीडियो देखना चाहते हो, हमारे प्लेलिस्ट में जाओ। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक मिल जाएंगे और नोट्स आपको हमारे फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो नोट्स अगर आपको चाहिए, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को जा करके ज्वाइन करो। वहाँ पे हम हर वीडियो के नोट्स अपलोड कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते अपनी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।